नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं मोहित दागुर, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। इसके पहले भी मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उस समय हमने इनसे बातचीत की थी इनकी आरआरबी पीओ की जर्नी की। और आज हम बात करेंगे मोहित आईबीपीएस पीओ की जर्नी। लेकिन मोहित, बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। मोहित, आपने दो बड़े एग्जामिनेशन क्लियर किया। किस तरीके से फीलिंग है, पहले आरआरबी और अभी आईबीपीएस में? मैम काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मुझे अभी आईबीपीएस में जो बैंक अलॉट हुआ है वो भी पीएनबी है, जो कि नेशनलाइज बैंक में काफ़ी एसबीआई के बाद सबसे टॉप बैंक है। तो अभी आरआरबी में ज्वाइन भी कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सो मोहित, बहुत सारे लोग आपको आप ऑल्दो हमारे साथ एक बार पहले भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अपने परिचय आप एक बार फिर से ऑडियंस को दें। मैम मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्टडी में बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग से। एनआईटी जयपुर कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ। 2021 बैच में मैं पास आउट हूँ। तो पिछले एक साल से मैं बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, जिसमें मैंने सारे एग्जाम दिए हैं और सारे एग्जाम क्लियर किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो मेरा सबसे पहले आरआरबी का एग्जाम था, और जिसका फर्स्ट जनवरी को रिजल्ट आया था। आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों में सेलेक्ट हुआ था मैं। और अभी ये नेशनलाइज बैंक का एग्जाम था आईबीपीएस पीयू। इसमें भी मैं दोनों में सेलेक्ट हुआ हूँ, क्लर्क में और पीयू में। पीयू में मुझे पीएनबी बैंक अलॉट हुआ है और क्लेरिकल में मुझे कैनरा बैंक अलॉट हुआ है। और अभी 15 फरवरी को मैंने आरआरबी में ज्वाइन किया हुआ है। सो मोहित, आईबीपीएस की जब हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपने इंजीनियरिंग किया है, तो कैसे बैंक की तरफ रुझान हुआ? मैं क्या 2021 बैच का पास आउट था, तो उस टाइम पे कोविड की सिचुएशन काफ़ी सीवियर थी। तो उस टाइम पे एक परसेप्शन बन चुका था कि हाँ, कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ी बेटर होती है प्राइवेट के कंपैरिजन में। तो जैसे कि सोसाइटिकल भी एक इन्फ्लुएंस रहता है कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा कैरियर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट में सबसे फास्ट जो एग्जाम प्रोसेस है वो बैंक की होती है, क्योंकि बैंक में आप जल्दी से जॉब पा सकते हैं। विद इन 1 ईयर आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बैंक में क्या है कि इस वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ। और दूसरा फाइनेंस सेक्टर में क्या है कि फाइनेंस मुझे शुरू से ही अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैंने बैंकिंग में अपना रास्ता चुना और सारे एग्जाम निकले। ये मेरे लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। मोहित, हमें भी बहुत खुशी है और आपको एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे देखकर, और चाहते हैं कि आप और भी एग्जामिनेशन क्लियर करें। सो मोहित, जब भी हम बैंक एग्जामिनेशन की बात करते हैं, मोर लेस पैटर्न सेम होता है प्री और मेंस का। बट आपने सभी एग्जामिनेशन देखा है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। सबसे बड़ा अंतर और सिमिलैरिटी मैं दोनों ही आपसे समझना चाहूंगी। मैम जैसे कि सिलेबस तो ऑफिशियली तो सारे एग्जाम का सिलेबस सेम ही होता है, भले हम आरआरबी की बात करें या आईबीपीएस की। और क्लेरिकल पीयू का भी सेम ही होता है। बस ये है कि डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। जैसे कि आईबीपीएस का जो पेपर है पीयू लेवल का, वो थोड़ा हार्ड होता है कंपेरेटिवली आरआरबी क्लर्क और पीयू के एग्जाम से। बस ये है कि, और दूसरा ये है कि आरआरबी में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश में से मेंस में सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। लेकिन आईबीपीएस में तो इंग्लिश लैंग्वेज ही कंपलसरी है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश की तरफ आईबीपीएस का झुकाव रहता है। तो आप अगर सारी सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करें, अगर इंग्लिश भी आपकी अच्छी है और सबको स्मूथली लेके चले, तो सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अगर यदि कोई एग्जाम रह पाता है तो इस वजह से क्या, अपने पास बैकअप रहता है कि दूसरा एग्जाम भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे एग्जाम को ही एक रिदम में लेके चलना चाहिए, जिससे कि अगर एक ना निकल पाए तो एटलीस्ट जॉब तो मिल ही जाएगी। तो यही मेरा था। बट मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हर एग्जामिनेशन अपनी एक खूबी लेकर आते हैं। अगर हम एसबीआई की बात करें, चाहे हम आईबीपीएस की बात करें, तो वो जो डिफरेंस है, वो थोड़ा सा हमें हाईलाइट करवाएं आप अपने एक्सपीरियंस। मैम डिफरेंस तो ये है कि आईबीपीएस में क्या है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मेंस के पेपर में क्वेश्चन को सेलेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आईबीपीएस में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, और जहाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा तो वहाँ आपकी सिलेक्शन और आपकी जो कैपेबिलिटी है एट अ टाइम, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और वहीं अगर आरआरबी की बात करें तो वहाँ क्या, कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहती है। तो इस वजह से क्या, क्वेश्चन का लेवल डाउन रहता है। तो उसमें क्या है कि आपकी स्पीड देखी जाती है। कहीं ना कहीं आरआरबी का झुकाव स्पीड की तरफ ज़्यादा रहता है, और आईबीपीएस में थोड़ा न्यू पैटर्न रहता है और नए क्वेश्चन आते हैं। तो ये इनका बेसिकली मेन डिफरेंस है कि अगर आप न्यू पैटर्न के हैबिचुअल हो चुके हो तो आपके लिए आईबीपीएस आप निकाल दोगे। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है और भले ही सेम पैटर्न कर रहे हो लेकिन आपकी स्पीड अच्छी है और उसमें आप शार्पनेस ला पा रहे हो और एक्यूरेसी के साथ खेलते हो, तो आपके लिए आरआरबी बेस्ट है। अब मैं आईबीपीएस पे ही बात करना चाहूंगी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों ही स्टेज की प्रेपरेशन किस प्रकार करनी है, कोई न्यू कमर है, उसको आप उसके लिए आप प्लीज बताएं।
तो मैम जैसे कि आईबीपीएस के एग्जाम में सबसे पहले प्री का पेपर होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट होती हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। तो इन तीनों का सबके सेक्शन वाइज डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इंग्लिश के आप हैबिचुअल हो जाओगे, और विद इन 3 to 4 मंथ में आपकी इंग्लिश की जो रीडिंग हैबिट है वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो आईबीपीएस का झुकाव है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की आती है। उसमें क्या है कि आपको ग्रामर का इतना रोल प्ले नहीं होता जितना कि रीडिंग का होता है। रीडिंग तो मैम टाइम के साथ ही डेवलप होती है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि जिस दिन भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश की रीडिंग एटलीस्ट 45 मिनट डेली स्टार्ट कर दीजिए। और ग्रामर के बेसिक बेसिक रूल देख लीजिए, बस इतने से ही इंग्लिश का काम हो जाएगा। बाकी अगर हम मैथ की बात करें, तो मैथ के लिए ये है कि सबसे पहले तो टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्योंकि एक बार टॉपिक मैथ में अर्थमेटिक के सारे टॉपिक कीजिए, क्योंकि एक बार अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या है, मेंस तक का आपका लेवल तैयार हो जाएगा। अगर डीआई के भरोसे रहेंगे तो केवल प्री ही निकल पाएगा, मेंस में फिर मार्क आप अच्छे नहीं ले पाओगे। तो कभी 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 क्या है कि आजकल डीआई टफ आ रही है कंपेरेटिवली अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन सिंपल आ जाते हैं, लेकिन बच्चों में रहता है कि अगर आप सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन डीआई करते हैं, तो डीआई अगर आप करते हैं तो अगर डीआई सिंपल आती है तो ठीक है, लेकिन अगर टफ आ गई तो वहाँ बैकअप अपने पास अर्थमेटिक का रहना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अर्थमेटिक को भी ना छोड़ें और अर्थमेटिक को भी टॉपिक वाइज करें, और एक बार टॉपिक सारा सिलेबस करके फिर हर टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन लगा लें, जिससे कि वो टॉपिक मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद जिस भी टॉपिक के अगर मॉक दे रहे हैं, तो मॉक में अगर आपको डिफिकल्टी नजर आ रही है या मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उस टॉपिक के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, कोई बुक ले आएं या प्रीवियस ईयर उठा लें। तो वहां से 40 50 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे हिसाब से कमांड बन जाती है। और फिर दूसरा, अगर रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है पजल। तो पजल के लिए ये है कि अगर प्री लेवल की आप 5 से 6 पजल अगर डेली लगा रहे हो तो आप लाइन में हो। क्योंकि 5 से 6 पजल लगाने के बाद अगर आप फिर, टाइम ये कहता है कि अगर आप प्री पे कमांड बन चुकी है, स्पीड आ चुकी है, तो फिर आपको मेंस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मेंस के लिए 2 से 3 पजल अगर वीडियो से या फिर आप कॉपी से लगा रहे हो तो वो बेस्ट है। और दूसरा ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है मेंस में जीके का, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। क्योंकि अपन क्या है कि मेंस तक पहुंचने की सोचते हैं, लेकिन जीके के बारे में नहीं सोचते। तो जीके में क्या है कि अगर आप जीके में 10 5 नंबर भी ज़्यादा ला रहे हो औरों से, तो आपकी बहुत बड़ी लीड हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आप पर इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो जीके के लिए लास्ट के 5 मंथ या 5.5 मंथ बहुत रहते हैं, डेली का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और पढ़ने के लिए मैं यहाँ थैंक यू कहना चाहूँगा डॉक्टर गौरव गर्ग का, क्योंकि उनका जो कोर्स है, जो कि मैंने खुद ने परचेज किया था, मतलब शार्प एग्जाम रिलेटेड ही पढ़ाते हैं। डेली की उनकी 20 से 22 मिनट की वीडियो रहती है, 20 से 22 मिनट में पूरा डे समराइज हो जाता है। और डे में अगर 20 से 22 क्वेश्चन ही वो कराते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड अगर वो चीज़ें देखी जाए तो 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर डेली आप इतना पढ़ते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं आएगा। और अगर आप एग्जाम में 50 में से अगर 35 40 स्कोर कर पा रहे हैं, तो मतलब आप एक टॉप लेवल पे हैं। क्योंकि यहाँ कट ऑफ अगर 70 नंबर जा रही है, यहाँ 35 नंबर, अगर जीके में 30 नंबर 35 नंबर भी ला पा रहे हैं, तो आप 50% तो मार्क्स यहीं से ले आए। तो जीके के लिए क्या है कि अगर डेली पढ़ते रहो, डेली के बाद मंथ एंड पे जो बेस्ट 300 क्वेश्चन आते हैं, वो तो ऐसा है कि उनका प्रिंट निकाल के आप एग्जाम से 1 2 दिन पहले तक भी पढ़ते रहो। क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से क्या होता है कि टॉपिक दिमाग में रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता। तो बेस्ट 300 कर लीजिए। उसके अलावा बैंकिंग का एक वीडियो आता है सर का, 15 दिन के बाद आता है। तो उसमें बैंकिंग की जो 15 दिन की रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, वो उसमें कवर रहती हैं। तो उनको आप लास्ट 4 5 मंथ का कर लेंगे, तो उससे क्या है कि पूरा जीके का काम हो जाएगा। वहीं अगर अगर ये मेंस तक का हो गया, लेकिन अगर इंटरव्यू की बात आती है, तो उसके लिए मैंने सर का ही एक बैंकिंग का कोर्स लिया था, जिसमें उन्होंने स्टैटिक बैंकिंग कवर की थी। तो स्टैटिक बैंकिंग का ये है कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अगर इंटरव्यूअर में वैसे सिलेबस कोई डिफाइन नहीं होता, सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है, डाटा याद है, करंट से डेली अपडेटेड हो, तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, और कॉन्फिडेंस बनेगा तो वो आपकी पर्सनल टीम को इम्प्रूवमेंट लाता है। जैसे कि मैंने सर का वो कोर्स किया था बैंकिंग अवेयरनेस का। तो क्या है कि अगर मैं इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैं उसमें अलग से डाटा ऐड कर रहा था, जो मेरे अलग से नॉलेज थी उसको ऐड कर रहा था। तो वहीं कहीं ना कहीं इंटरव्यू पे इसका बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ मेरे इंटरव्यू में 100 में से 85 मार्क्स दिए थे उन्होंने, तो इससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि इंटरव्यू का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से मैं प्री प्री मेन और इंटरव्यू तीनों को एक साथ लेके चलो, जिससे कि अगर मेरिट में रहने का या कैसे भी कोई गुंजाइश ही ना हो। ये मेरा बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। जैसे अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं, कैसा था और हाउ वर द क्वेश्चंस पुट अप टू यू? इंटरव्यू के लिए मेरा इंटरव्यू सेंटर बेसिकली जयपुर में हुआ था। तो इंटरव्यू में पैनल बने हुए थे, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, इवनिंग वाली में।
तो इंटरव्यू में 5 से 6 मेंबर का पैनल था, जिसमें कि एक फीमेल थी और 5 मेल थे। मेल में एक सर तो ऑब्जर्व ही कर रहे थे, वो चेयर के पीछे खड़े थे और वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे कि मेरे मोशन किस तरह से हो रहे हैं। बाकी बेसिकली उन्होंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन ही हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को यही क्वेश्चन पूछा था कि आपने बीटेक किया है, तो इस एचआर रिलेटेड क्वेश्चन थे कि आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो उनके आंसर मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गया था। तो अब यहाँ से मेरे पे रोल प्ले होता है कि मैं कैसे करके अपने इंटरव्यू को अपने साइड में डाइवर्ट करता हूँ। तो वहीं मैंने ऐसे अपने एचआर क्वेश्चन का आंसर देते देते मैं थोड़ी सी बैंकिंग की नॉलेज उसको दिखाने लग गया, जिससे कि अगला क्वेश्चन मुझे पता था कि बैंकिंग से रिलेटेड ही आएगा। तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से सबसे पहला पूछा कि बैंकों में सबसे पहले समस्या क्या लगती है आपको, कैसे उनको दूर कर सकते हैं। तो मैंने भी नॉर्मल जवाब दे दिए कि गवर्नमेंट बैंक में कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। फिर उसके अलावा था कि अगर आपको मैनेजर बना दिया जाए तो आप क्या क्या इंप्रूवमेंट करेंगे जिससे कि बैंक का बिजनेस बड़ा हो। तो ये क्वेश्चन थे, तो इनके आंसर मैं इस तरह से टेक्निकल वे में दे रहा था कि लैंग्वेज अपनी हिंदी ही थी, क्योंकि हिंदी में मैं कंफर्टेबल फील कर रहा था। तो उस तरह से मैं इस तरह से इनके आंसर मॉडिफाई कर रहा था कि इंटरव्यू जैसा मैं चाह रहा था कि अगला मेरा सोच रहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। बाकी थोड़ा अगर इंटरव्यू है आपका तो उससे 15 से 20 दिन पहले तक की आप करंट अफेयर्स पढ़ के रखें, जिससे कि क्या है कि करंट में जो न्यूज़ चल रही होती है वो क्या सबको पता होती है। वहाँ जो पैनल बैठा होता है वो भी उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और उनमें आप अपना बैंकिंग का डाटा ऐड कर देंगे तो फिर क्वेश्चन बैंकिंग से बनने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इंटरव्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। मोहित, हम सेशन के एंड में हैं, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी को देना चाहेंगे? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि विद इन टॉपिक वाइज टॉपिक एक बार सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करें। उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पीयू प्री लेवल के मॉक देना स्टार्ट कर दें, और हैबिट बनाएं कि डेली एक मॉक तो कम से कम दे पाए, क्योंकि मॉक से स्पीड बनेगी और इंप्रूवमेंट आएगा और एक्यूरेसी होगी। क्योंकि और आपको ऐसी स्टेज बन जाएगी कि आप प्री तो हमेशा जिस दिन बैठोगे उसी दिन एग्जाम में निकल जाओगे। और करंट अफेयर और इंग्लिश ऐसी है, जिस दिन प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट करें। और अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है या मेंस क्लियर होने के आसपास है, तो इंटरव्यू के लिए बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक जरूर पढ़ लें। और करंट अफेयर के लिए तो सबसे बेस्ट तो गौरव गर्ग का, डॉक्टर गौरव गर्ग सर का कोर्स ही है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दे पाते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको चीज़ें इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो यही मेरी ओर से सजेशन है, बाकी सबको बेस्ट। थैंक यू सो मच मोहित, और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।